हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एक चर द्विघात समीकरण अध्याय 3 का प्रश्नावली 3, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोग 10 तक कंप्लीट कर ही चुके हैं, प्रश्न क्रमांक 10 तक। और आज देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 11, जो बहुत ही अच्छी सवाल है। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई। आप लोग भी बुक में प्रश्न देखना, है ना। आप लोग भी बुक में प्रश्नावली 3 देखना, ठीक है। बुक में दिया है प्रश्न। कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई, ठीक है। तो उन्होंने भोजन व्यय के लिए 480 रुपये इकट्ठा किए, ठीक है। उन्होंने भोजन व्यय के लिए कितना इकट्ठा किए? 480 रुपये इकट्ठा किए। लेकिन उनमें से 8 विद्यार्थी पिकनिक में नहीं जा पाए, ठीक है, जिससे प्रत्येक विद्यार्थियों को भोजन पर व्यय के लिए 10 रुपये अधिक देना पड़ा। बताइए कि पिकनिक पर कितने विद्यार्थी गए हैं। समझ आया कि नहीं? देखिए एक बार और पुनः प्रश्न ध्यान से समझेंगे तो समझ आए। तो आइए देखते हैं, है ना। तो इस प्रकार अपने कुछ विद्यार्थी पिकनिक गए हैं, जाने की योजना बनाई थी, जिसमें से भोजन व्यय के लिए उन्होंने 480 रुपया इकट्ठा किए। लेकिन उनमें से 8 विद्यार्थी पिकनिक में नहीं जा पाए, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को 10 रुपया अधिक देना पड़ा। इसलिए बताइए कि पिकनिक पर कितने विद्यार्थी गए हैं, यह अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं हल, ठीक है। तो माना किसको लेंगे जी? कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई। तो कुछ मतलब पिकनिक में योजना बना रही है विद्यार्थी, उसकी संख्या अपने को ज्ञात करना है, तो इसी को माना लेना पड़ेगा। तो माना विद्यार्थियों ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई, उसकी संख्या क्या है? 100 है। उसकी संख्या क्या है? 100 है। उन्होंने क्या 100 जो 100 संख्या है, उन्होंने विद्यार्थियों ने 100 जो 100 विद्यार्थी उन्होंने पिकनिक में जाने की योजना बना रही है, ठीक है। तो माना विद्यार्थियों ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई, उसकी संख्या क्या है? 100 है, ठीक है। यहां से देखना यहां तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बोलता है उन्होंने भोजन व्यय के लिए 480 रुपये इकट्ठा किए। जो 100 विद्यार्थियों की जो संख्या है, पिकनिक में जाने की योजना बनाई थी, उन्होंने क्या किया? भोजन व्यय हेतु एकत्र राशि 480 रुपये, है ना। उन्होंने 480 रुपये भोजन व्यय के लिए इकट्ठा की, ठीक है। यहां तक अपना कंप्लीट, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। उन्होंने भोजन व्यय के लिए 480 रुपये इकट्ठा किए, तो भोजन व्यय के लिए 480 रुपया इकट्ठा किए, तो ये 480 रुपये है, ठीक है। 100 विद्यार्थियों द्वारा भोजन व्यय हेतु एकत्र राशि 480, ठीक है। 100 ही विद्यार्थियों ने तो योजना बनाई है ना, तो उसी को 480 रुपये इकट्ठा किए, तो 480 रुपये इकट्ठा किए। आगे बढ़ते हैं। तो क्या, तो एक विद्यार्थियों के भोजन व्यय हेतु कितना राशि लगेगी? ठीक है। तो एक विद्यार्थियों द्वारा भोजन व्यय हेतु जमा की गई राशि 480 बटा 100 रुपये हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, 100 विद्यार्थियों ने जाने की योजना बनाई और प्रत्येक विद्यार्थी से क्या लिया? उन लोग 480 रुपये मांगे, इकट्ठा किए। लेकिन अब एक विद्यार्थी का कब निकालना पड़ेगा, तभी तो हमारा मान आएगा। तो एक विद्यार्थियों द्वारा भोजन व्यय हेतु जमा की गई राशि 480 बटा 100 रुपये हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा प्रथम बिंदु यहाँ तक कंप्लीट होता हुआ, ठीक है। अब पुनः देखते हैं। लेकिन उनमें से 8 विद्यार्थी पिकनिक में नहीं जा पाए। अब 8 विद्यार्थी पिकनिक में नहीं जा पाए बोल रहे हैं, तो 8 विद्यार्थी पिकनिक में नहीं जा पाए, तो पिकनिक में जाने वाले की संख्या 1 सरीन 8, ठीक है। योजना बनाई थी कौन? 100 ने बनाई थी, संख्या जिसकी 100 संख्या है, उन्होंने विद्यार्थियों ने योजना बनाई। लेकिन 8 जो विद्यार्थी नहीं जा रहे हैं, तो 1 सरीन 8 हो जाएगी, 8 माइनस, ठीक है। तो पिकनिक में जाने वाले की संख्या 1 सरीन 8 हो जाएगी। यहां से देखिए, उनमें से 8 विद्यार्थी पिकनिक में नहीं जा पाए, तो 1 सरीन 8 विद्यार्थी पिकनिक में नहीं जा पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 1 सरीन 8 विद्यार्थी द्वारा भोजन पर व्यय हेतु राशि 480 रुपये। वही जब लोग जाने की प्लानिंग बनाए थे, फिर वह बाद में नहीं गए, तो उसके भोजन का व्यय राशि क्या लगेगा? 480 रुपये ही रहेगा ना, वहीं रहेगा। तो 1 सरीन 8 विद्यार्थी द्वारा भोजन पर व्यय हेतु राशि 480 रुपये। तो एक विद्यार्थी का निकालिए यहाँ से, एक विद्यार्थी द्वारा भोजन पर व्यय राशि 480 बटा 1 सरीन 8, ठीक है। ये हमारा दूसरा बिंदु यहाँ तक अपना कंप्लीट होता हुआ, ये ठीक है, ये पहला, ठीक है। और ये दूसरा बिंदु हमारा यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। समझ आया? पूरा प्रश्न में है यहाँ तक, जो अपना यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से पूरा 2 बिंदु में समाप्त, ठीक है। एक बार और पुनः देखते हैं। कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई, तो माना विद्यार्थियों ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई, उसकी संख्या क्या है? 100 है। अब 100 विद्यार्थियों द्वारा भोजन में व्यय हेतु राशि तो 480 रुपये एकत्र किए थे, तो ये 480 रुपये एकत्र। अब बोल रहा है, तो अब जब सब ने जाने की योजना बनाई, 480 रुपये एकत्र किए, तो एक विद्यार्थी का क्या पड़ेगा अपने को राशि? तो एक विद्यार्थी द्वारा भोजन में व्यय राशि क्या हो जाएगी? 480 बटा 100 रुपये हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं इसी में, लेकिन उनमें से 8 विद्यार्थी पिकनिक में नहीं जा पाए, तो 8 विद्यार्थी पिकनिक में नहीं जा पाए, तो क्या हो गया जी? 1 सरीन 8 हो जाएगा ना। जब नहीं जा रहा है तो 1 सरीन 8 हो जाएगा। 100 क्या है? जाने वाली की संख्या है, लेकिन 8 माइनस हो रहा है, नहीं जा पा रहे तो उन्होंने एकत्र की राशि में क्या हो जाएगा? तो 1 सरीन 8 विद्यार्थी द्वारा भोजन पर व्यय हेतु राशि 480 रुपये हो जाएगी, ठीक है। तो एक विद्यार्थी का यहाँ से निकाल लिया आप लोग, एक विद्यार्थी द्वारा भोजन पर व्यय राशि 480 बटा 1 सरीन 8, ठीक है। इस प्रकार अपना जो सवाल है, 8 विद्यार्थी पिकनिक में नहीं जा पाए, यहां तक अपना प्रश्न कंप्लीट होता हुआ। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जिससे प्रत्येक विद्यार्थियों को भोजन पर व्यय के लिए 10 रुपये अधिक देना पड़ा। तो बताइए पिकनिक पर कितने विद्यार्थी गए, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थियों को भोजन पर व्यय के लिए 10 रुपये अधिक देना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो निकालिए। जब ये 8 विद्यार्थी नहीं गए, तो उसके भोजन राशि क्या हो जाएगी? 480 रुपये ही थी, लेकिन एक विद्यार्थी का निकालेंगे तो 480 बटा 1 सरीन 8, ठीक है। उसी प्रकार इधर था, योजना बनाने वाले की 100, उसकी राशि एकत्र हुए थे भोजन पर 480, तो एक विद्यार्थी का निकाले तो 480 बटा 100,
ठीक है ना। तो अब बोल रहा है कि 10 रुपये अधिक देना पड़ रहा है जब 8 लोग नहीं जा रहे हैं तो पिकनिक पर कितने विद्यार्थी गए यह अपने को ज्ञात करना है। तो 8 जो 10 रुपये अधिक देना पड़ा, तो किसको अधिक देना पड़ रहा है, जो ये जा रहे हैं, इन लोग जा रहे हैं और इन लोग नहीं जा रहे हैं। तो जो जा रहे हैं 480/100 रुपये जो भोजन वही जमा की गई राशि, इसको 10 रुपये अधिक पड़ रहा है पहले वाले को, ठीक है, जो जा रहे हैं उसको। तो इसी में धन 10 कर देंगे, ये देखिए, है ना। तो अधिक देना पड़ रहा है तो 480/1 ऋण 8 बराबर 480/1 धन 10। ठीक है, इन लोग जो जा रहे हैं, इन लोग जा रहे हैं, इन लोग नहीं जा रहे हैं, वह है। ठीक है, इन लोग नहीं जा रहे हैं और इन लोग जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इन लोग, है ना, जो जा रहे हैं तो उससे क्या करना पड़ेगा, जो जा रहे हैं उन लोग अधिक 10 रुपये दे रहे हैं तो उसके साथ में 10 रुपये जोड़ दीजिए। तो 480/1 धन 10 ये, और 480/1 ऋण 8 जो नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए आगे हल करते हैं। 480/1 ऋण 8, और ये जो 480/1 है उसको पक्षांतर किया हूं तो धन में है वो ऋण में इधर आ गया। देखिए ऋण 480/1 बराबर 10। ठीक है ना, समझ आ रहे हैं ना। पक्षांतर किया हूं, जो यह है 480/1 ऋण 8 जिन लोग नहीं जा रहे हैं, और 480/1 से जा रहे हैं उसके साथ में 10 जोड़ना है क्योंकि जा रहे हैं, तो है ना। अब इसको पक्षांतर कर देता हूं तो 480/1 से ऋण हो जाएगा बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, 480 एक साथ दिख रहा है तो उसको कॉमन ले लेंगे। 480 को आप लोग बाहर ले लीजिएगा कॉमन, तो अंदर में क्या बचेगा जी, 1/1 ऋण 8 ऋण 1/x बराबर 10। 480 को बाहर निकालेंगे तो एक तो ही बचेगा ना। जब इसको अंदर में हल करेंगे तो 480 एकम 480 ऋण है तो ऋण 480 एकम 480 ये अपनी जगह में, तो 480 को अपन क्या ले लिए, कॉमन ले लिए। अब आगे बढ़ते हैं, 480 अपनी जगह में, यहाँ का तिरिया गुणा कर देंगे, ऐसे तिरिया गुणा। तो 1 एकम 1 ऋण है तो ऋण 1 ऋण 8 एकम 1 ऋण 8, ठीक है। और ये दोनों को गुणा करेंगे तो 1 ऋण 8 गुणा 1 ये बराबर 10। ठीक है ना, इस प्रकार तो 480 और यहाँ का गुणा किए 1 ऋण है तो ऋण 1 ऋण 8 एकम 1 ऋण 8 बटा 1 ऋण 8 गुणा 1 है तो 1 बराबर 10। ये हमें मान प्राप्त हुआ, यहाँ तिरिया गुणा हुआ है। ठीक है, तिरिया गुणा ये, ठीक है, ध्यान से समझना। अब आगे बढ़ेंगे, 480 अपनी जगह में है, ठीक है, यहाँ गुणा है। अब ये ऋण है तो उसको अंदर में गुणा करिए, तो जब यहाँ ऋण के साथ अंदर में गुणा करेंगे तो चिन्ह में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ ऋण है वो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। यहाँ ऋण का ऋण ही रहेगा, यहाँ धन हो जाएगा, बाकी सेम टू सेम। और यहाँ x के साथ अंदर में गुणा करेंगे तो x के साथ अंदर में गुणा किए तो x² ऋण है तो ऋण 8 और 1 से गुणा किए तो 8x बराबर 10। ठीक है, समझ आया ना। तो अपन क्या किए, x के साथ अंदर में गुणा किया हूं तो x स्क्वायर ऋण 8x आया, देखिए। और यहाँ ऋण के साथ अंदर में गुणा किया हूं तो ऋण 1 हो गया और ऋण क्या हो जाएगा, धन 8 है तो 8। ठीक है, इस प्रकार अपना क्या हो रहा है, सवाल हल हो रहा है। ठीक है, यह उदाहरण में उदाहरण क्रमांक 9 आप लोग देखना। ठीक है, यही जो प्रश्न है उदाहरण क्रमांक 9 में सेम टू सेम दिया है। बस अपने को जो प्रश्न की थोड़ी बहुत जो संख्या है, जो राशि है ना, विद्यार्थी इन लोग की जो संख्या है वो बदलाव किया गया, बाकी सेम टू सेम है। तो उदाहरण क्रमांक जो 9 है आप लोग देखना। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब 480 अपनी जगह में, यहाँ देखिए ये एक धन में है, ये ऋण में, क्या हो जाएगा जी, कैंसल हो जाएगा। यहाँ धन में है और ये ऋण में है तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 8। तो यहाँ गुणा है तो 480 गुणा 8 है अपनी, और x स्क्वायर ऋण 8x यहाँ भाग में है, इधर पक्षांतर करो तो 10 के साथ गुणा में हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं, 480 और 8 के गुणा किए तो कितना आया, 3840, और जो 10 है वह भाग में आ जाएगा, पक्षांतर होकर गुणा है तो। ठीक है, तो अपने को x स्क्वायर ऋण 8x अपनी जगह में है, देखिए ये अपनी जगह में वही पास है। 10 क्या हुआ, पक्षांतर होकर बटे में आ गया, गुणा था तब तो। और 480 और 8 के गुणा किए तो 3840, मतलब 3840 आया था, और 10 से भाग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर समझ आया ना। ये x स्क्वायर ऋण 8x 10 के साथ गुना हो रहा है भाग में, इसलिए, और 480 गुना 8 हुआ, यहाँ 1 और 1 से क्या हुआ था, कट गया था धन। ठीक है, अब 0 और 0 तो क्या बचा अपना, 384 बचा है, बराबर x स्क्वायर ऋण 8x। ठीक है, बचा है ना, x स्क्वायर ऋण 8x बचा है, और यहाँ 0 0 कटा, 384 बचा। 384 को पक्षांतर कर दीजिए तो आ जाएगा x स्क्वायर ऋण 8x ऋण 384 बराबर 0 आ जाएगा। 384 को पक्षांतर करें तो x स्क्वायर ऋण 8x ऋण 384 बराबर 0। ये अपना बन गया समीकरण, क्या बन गया जी, समीकरण बन गया, वर्ग समीकरण। अब यहाँ से 384 का क्या निकाल दीजिए, लघुत्तम निकाल देंगे, है ना। तो लघुत्तम निकालेंगे तो अपने को मान प्राप्त होगा 16 1 ऋण 24x, मध्य पद तोड़ना, 24 और 16 का गुणा करिए 384 आएगा, और 24 में 16 को घटाइए 8x आएगा, बड़ी संख्या के सामने ऋण है तो ऋण ये आ जाएगा ना। ठीक है, तो इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए x को कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, 1 सदन 16, ऋण 24 को कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, 1 सदन 16 बराबर 0। जो यहाँ पर लिखाता है वही यहीं पास भी लिखाता है, कॉमन में गलती नहीं करेंगे। इस प्रकार 1 सदन 16 और 1 ऋण 24 बराबर 0, दो गुणनखंड प्राप्त हुआ ये अपने को, ये 1 सदन 16 1 ऋण 24 बराबर 0। तो 1 सदन 16 बराबर 0, तो x बराबर ऋण 16 हो जाएगा, धन 16 है तो क्या हो जाएगा, ऋण 16। तो अपना जब हम लोग लघुत्तम निकालें तो अपने को 24 1 और 16 1 प्राप्त हुआ। 24 में 16 काटाओ क्या आएगा जी, 8 आएगा, बड़ी संख्या के सामने ऋण है तो ऋण,
है ना। इस प्रकार अपन लघुत्तम निकाले, तो लघुत्तम निकाले तो कॉमन लिए, तो x कॉमन लिए तो अंदर में क्या बचा, 1 सदन 16 1 सदन 16, तो 1 1 सदन 16 लिखेंगे, और यहाँ 1 सदन 24 बचा है गुणनखंड, तो 1 सदन 24 बराबर 0, दो गुणनखंड अपने को क्या हुआ, प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, 1 सदन 16 बराबर 0 और एक साइड 1 सदन 24 बराबर 0, तो 1 सदन 16 बराबर 0, तो 16 को पक्षांतर करिए, धन में है तो ऋण में आ जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, यह असंभव है। क्या है, यह असंभव है, ऋणात्मक है, 1 बराबर ऋण 16 है, मतलब यह असंभव है, इसका आंसर, ये गलत आंसर है, इसका उपयोग ही नहीं हो सकता। ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। और यहाँ देखिए 1 से ऋण 24 बराबर 0 है, तो ऋण 24 को पक्षांतर कर देंगे तो हमारे लिए 1 बराबर 24 प्राप्त हो जाएगा, धन 24, ऋण 24 है, पक्षांतर करेंगे तो धन 24 नहीं हो जाएगा, तो 1 बराबर 24 हो जाएगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, अतः पिकनिक में योजना बनाने वाले विद्यार्थी की संख्या क्या हो जाएगी, 1 बराबर 24 हो जाएगी। ठीक है ना, है ना। तो यहाँ जो असंभव था 1 से ऋण 16 और जो 1 से ऋण 24 था पक्षांतर की 24 है, यही हमारे जो योजना बनाने वाले विद्यार्थी की जो संख्या थी, उन्हों की संख्या थी 24, और इन्हीं लोग ने पिकनिक में गए थे। ठीक है, पिकनिक में योजना बनाने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या थी, माना लिए थे ना, तो अतः पिकनिक में योजना बनाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 24 थी। और आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12, कक्षा 10वीं के टेस्ट परीक्षा में कमल नाम है और वो 10वीं पढ़ता है, उसका टेस्ट परीक्षा होता है, तो अंग्रेजी और गणित दो विषय के प्राप्तांक का योग 40 है। ठीक है, आप लोग बुक के प्रश्न में भी पढ़ना है ना, बुक में प्रश्न क्रमांक 12 देखना, पृष्ठ क्रमांक है प्रश्न 3 का 86। ठीक है, गणित जो बुक है उसमें 86 पृष्ठ में देखना है ना, प्रश्न क्रमांक 12। तो कमल अंग्रेजी और गणित दोनों विषय प्राप्तांक का योग है 40, यदि गणित विषय में उसके प्राप्तांक पहले की तुलना में 3 अधिक, ठीक है, पहले की तुलना में क्या था, गणित विषय में 3 अधिक था, और अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक पहले की तुलना में 4 कम, गणित में 3 अधिक था और अंग्रेजी में 4 कम था, है ना। तो दोनों विषय के प्राप्तांकों का गुणनफल 360 हो जाता है, तो गणित और अंग्रेजी में कमल के प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। कमल जो है गणित में कितना नंबर आया था और अंग्रेजी में कितना नंबर आया था कमल का, इसको अपने को ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं 12वां प्रश्न। यह जो 12वां प्रश्न है वैसी सेम टू सेम उदाहरण क्रमांक 6 देखना। ठीक है, उदाहरण क्रमांक 6 देखिए, सेम 12वां प्रश्न ही जैसा अपना उदाहरण जो 6 है वह सेम टू सेम बना है। ठीक है, आप लोग देखना, उसमें मोहन ने बोला है और इसमें कमल बोला है, बाकी सेम टू सेम प्रोसेस ही है। अपने को धर्म में गलती नहीं करना है, और बच्चे जहाँ पर गलती करते हैं उसको मैं पहले से ही बता देता हूँ, है ना। अपने को धर्म में गलत अधिक होती है, इसलिए धर्म में गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं 12 प्रश्न, और उदाहरण 6 भी देख लेना, क्योंकि उदाहरण 6 ही क्या है, उदाहरण 12 को यदि हम उदाहरण 6 को समझ गए तो 12वां सवाल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उदाहरण 6 के देखने के बाद 12 प्रश्न को आप बिना देखे बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12। तो अपने को अंग्रेजी और गणित का प्राप्तांक ज्ञात करना है, तो माना, ठीक है, जो ज्ञात करने उसको क्या लेते हैं जी, माना कमल के अंग्रेजी का प्राप्तांक x है। ठीक है, समझ आया ना, माना कमल के अंग्रेजी का प्राप्तांक क्या है, x है, तथा कमल के गणित का प्राप्तांक क्या है, y। ठीक है, समझ आया ना, माना कमल के अंग्रेजी का प्राप्तांक क्या है, x है, तथा कमल के गणित का प्राप्तांक y है। और यही दोनों चीज अपने को क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है कि अंग्रेजी में कितना नंबर आया था और गणित में कितना नंबर आया था, इसी को अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो माना कमल के अंग्रेजी का प्राप्तांक x है तथा, है ना, अंग्रेजी का प्राप्तांक x है तथा कमल के गणित का प्राप्तांक y है, और ये दोनों का मान ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न के अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो आइए यहाँ पर से प्रश्न चालू करते हैं। प्रश्न अनुसार, टेस्ट परीक्षा में कमल के अंग्रेजी और गणित विषयों के प्राप्तांकों का योग 40, यहाँ तक अपन देखिए 40 हो गया, तो दोनों का योग 40 मतलब क्या हो जाएगा जी, 1 धन y बराबर 40, दोनों का योग 40, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 40 ऋण x, समीकरण 1 बना दीजिए। समझ आया ना, है ना, मतलब कमल के जो अंग्रेजी और गणित दोनों विषय में क्या थे, है ना, दोनों विषय का जो योग था वह 40 था, तो 1 धन y बराबर 40, दोनों का योग करेंगे तो 40 योग यानी जोड़ना, है ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा जी, 40 ऋण x, x को पक्षांतर कर दीजिए, है ना, तो धन में ऋण में आ जाएगा, तो y बराबर 40 ऋण x, समीकरण 1। ठीक है, तो आइए और आगे बढ़ते हैं इसी में। यदि गणित विषय में उसके प्राप्तांक पहले की तुलना में 3 अधिक, कितने अधिक, 3 अधिक, तो आइए देखते हैं। यदि गणित विषय में उसके प्राप्तांक, उसका गणित विषय में कितना प्राप्तांक है जी, ये, ठीक है, 40 ऋण x, ये अपने उसके गणित के भी प्राप्तांक है। ठीक है, लेकिन उससे 3 अधिक है, और ऐसे बोल रहे हैं जब प्राप्तांक मिलता है ना, तो यदि गणित के विषय में, है ना, यदि गणित के विषय में उसके पहले की तुलना में 3 अधिक, गणित के विषय में पहले की तुलना में, पहले क्या था उसका प्राप्तांक, 40 ऋण x था गणित विषय में,
लेकिन है ना, 1 से धन y बराबर 40 मतलब ये क्या है, दोनों का प्राप्तांक का योग है। अब योग क्या बोल रहा है ना, योग y बराबर क्या हो जाएगा अपना 40 ऋण 100 हो जाएगा, समीकरण बना दीजिए। लेकिन इसी को आगे बढ़ेंगे तो देखना यहाँ से, यदि गणित विषय में उसके प्राप्तांक पहले की तुलना में 3 अधिक, तो क्या हो जाएगा जी, यही 40 ऋण 100 धन 3। ठीक है, समझ आया ना। 40 ऋण 100 क्या है, गणित का विषय का प्राप्तांक है, लेकिन पहले की तुलना में 3 अधिक, तो 3 अधिक मतलब धन 3 हो जाएगा। 3 अधिक बोला है तो धन 3 जोड़ना है उसमें। ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब बोल रहा है अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक पहले की तुलना में 4 कम। अब अंग्रेजी विषय में 4 कम हो जाता है, तो अंग्रेजी विषय में 4 कम हो जाता है, तो आइए देखते हैं अंग्रेजी विषय का प्राप्तांक कितना है जी, 100 है। यहाँ देखिए, ठीक है, अंग्रेजी विषय का प्राप्तांक क्या है, 100 है। ठीक है, तो 100, लेकिन पहले की तुलना में 4 कम है, तो पहले की तुलना में 4 कम है मतलब 100 ऋण 4 क्या हो जाएगा जी, 100 ऋण 4। 4 कम है ना, तो कम है मतलब माइनस, और अधिक मतलब जोड़ना। तो यहाँ 40 ऋण 100, 40 ऋण 100 धन 3 क्यों लिखे, क्योंकि जो गणित के प्राप्तांक थे उससे पहले की तुलना में 3 अधिक था, तो 40 ऋण 100 धन 3 हो गया। और यहाँ पर 100 ऋण 4 इसलिए लिखे हैं क्योंकि अंग्रेजी विषय का प्राप्तांक क्या है, 100 है, और पहले की तुलना में 4 कम हो जाता है, तो 4 कम हो जाता है माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, बराबर। आगे बढ़ते हैं, उसके दोनों विषयों के प्राप्तांकों का गुणनफल 360 हो जाता है। गुणनफल मतलब गुणा, और कितना हो जाता है, 360। ठीक है, दोनों का गुणनफल 360 हो जाता है, मतलब गुणनफल मतलब गुणा 360 हो जाता है। अब इसी सवाल को अपने को क्या करना है, हल करना है, और x और y का मान अपने को लाना है, तब हमारा जो प्रश्न क्रमांक 12 है वह कंप्लीट होगा। तो आइए देखते हैं, अपना तो समीकरण बना लिए हम लोग, है ना, 1 से धन y बराबर 40 प्रश्न में दिया है। ठीक है, छोटे छोटे चीज को समझ लेंगे, दोनों का योग 40 दिया है, तो y बराबर 40 इन x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, है ना, वो पहले की तुलना में 3 अधिक, तो 3 अधिक मतलब 3 से जोड़िए। अब अंग्रेजी विषय में 4 कम है पहले की तुलना में, तो 1 से क्या है, अपना अंग्रेजी विषय का प्राप्तांक है, तो 1 से 4 माइनस कर दीजिए, बराबर 360, मतलब दोनों का गुणनफल क्या है, 360 है, दोनों का गुणा 360। आइए इसी को हल करते हैं सवाल को। ठीक है, 1 से गुणा करना है 40 ऋण 100 धन 3 से, और ऋण 4 से गुणा करना है 40 ऋण 100 धन 3 से, बराबर 360। पहले 1 से गुणा कीजिए इतना को, उसके बाद ऋण 4 से गुणा कीजिए इतना को। ठीक है, पहले x के साथ गुणा करना है 40 ऋण 100 धन 3 को, फिर ऋण 4 से गुणा करना है 40 ऋण 100 धन 3 को। तो ये देखिए, 1 से पहले गुणा करेंगे, फिर ऋण 4 से करेंगे। आइए देखते हैं, तो 100 से 40 और 100 का गुणा किए तो क्या हो जाएगा जी, 40 100 हो जाएगा। ऋण है तो ऋण, 100 और 100 का गुणा करेंगे तो 1 से स्क्वायर हो जाएगा, गुणा में स्क्वायर हो जाता है, और जोड़ते हैं तो 2 100 3 100 हो जाता है। लेकिन यदि हम गुणा करेंगे तो वह घात में लगता है, स्क्वायर में लगता है, तो 40 ऋण 100 स्क्वायर धन क्या हो जाएगा जी, 3 और 1 से गुणा करेंगे तो 3 100 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना, एक के साथ अंदर में गुना तो 40 100 हो जाएगा, ऋण है तो ऋण, 1 से गुना 1 स्क्वायर, धन है तो धन, 3 और 1 से गुना 3x। अब ऋण 4 को इधर अंदर में गुना करना, तो है ना, क्या हो जाएगा, 40 और 4 का गुना करेंगे तो 160 हो जाएगा, और धन और ऋण क्या हो जाएगा, ऋण, यहाँ ऋण है पहले से ही तो ऋण हो जाएगा। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं, ऋण और ऋण क्या हो जाएगा जी, धन। 100 और 4 का गुना किए तो क्या हो जाएगा, 4 100, धन है तो धन, सॉरी धन और ऋण क्या होगा, यहाँ पास ऋण हो जाएगा, 3 और 4 का गुना करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, बराबर 360। ठीक है, समझ आ रहा है ना, पहले इसके साथ गुना करेंगे तो हमें इतना मान प्राप्त होगा। अब ऋण 4 के साथ अंदर में गुना करना है तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 0 है तो 0, धन ऋण क्या हो जाएगा, ऋण, है ना। ऋण और ऋण का गुना करेंगे तो धन हो जाएगा, 100 और 4 का गुना करेंगे तो 4 100 हो जाएगा। धन और ऋण का क्या करेंगे, गुना करेंगे तो ऋण हो जाएगा, और 3 और 4 गुना करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, बराबर 360। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, अब इसी को हल करते हैं। अब जो चर राशि है और अचर राशि उसको हल करेंगे पहले। तो अपने को यहाँ पास एक्स स्क्वायर कुछ दिख रहा है क्या, सिर्फ एक ही दिख रहा है, तो है ना, एक्स स्क्वायर जो दिख रहा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, सामने में ऋण एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ऋण एक्स स्क्वायर। उसके बाद अपने को एक्स वाला कितना तो संख्या दिख रहा है, देखिए 40 100 धन 3 100, तो कितना हो जाएगा जी, 43 100 हो जाएगा। इधर और कुछ 100 वाला है, इधर देखिए धन 4 100 वाला है, तो 43 100 4 100 में कितना हो जाएगा, 47 100 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी नहीं है, तो 47 100 क्या है, देखिए ये भी धन में है, ये भी धन में है, और 4 100 भी धन में है, तो तीनों को यदि हम जोड़ेंगे 40 4 44 44 और 3 47, और बड़े संख्या सामने में धन है तो धन, और तीनों क्या है, धन में, ये भी धन में, ये भी धन में, ये भी धन में, तो क्या हो जाएगा जी, धन 47 100, कितना हो जाएगा, 47 100। अब यहाँ पर इसको अपने को हल करना है, कहाँ पर, देखिए यहाँ ऋण 160 बचा है, और इधर क्या बचा है जी, ऋण 12, तो दोनों को इस तरफ पक्षांतर कर दीजिए, है ना, तो क्या हो जाएगा 360, ऋण और ऋण का गुणा पहले हल करेंगे तो 160 और 12 को जोड़िए। ठीक है, 160 और 112 को, ऋण ऋण क्या होता है, देखिए यहाँ
हम एक से इसी को जोड़ेंगे तो 47x आया, ऋण x स्क्वायर पहले से है। अब जो अचर राशि उसको भी तो हल करना है ना, तो ऋण 160 है, ऋण 12 है, तो ऋण क्या होता है धन, है ना, ऋण क्या होता है धन, और 160 112 का जोड़ेंगे तो 172 प्राप्त होगा। ठीक है, कितना प्राप्त होगा 172, और बड़े संख्या के सामने में है ऋण, तो ऋण लगा दीजिए। ठीक है, समझ आया ना। उसके बाद यहाँ पास अपना 360। ठीक है, तो 40x ऋण x स्क्वायर धन 3x ऋण 160 धन 4x ऋण 12 बराबर 360 हमें समीकरण की सहायता से जो गुणा किए उससे प्राप्त हुआ। अब गुणा करने के पश्चात हम देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर वाला सवाल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा ऋण एक्स स्क्वायर बस हो जाएगा सामने में। ठीक है, उसके बाद देखिए एक से एक्स वाला को, है ना, तो यहाँ 40x है धन 3x है धन 4x है, तीनों को जोड़िए और सभी धन में है तो धन 47x हो जाएगा, है ना, 40 3 43, 43 और 4 हो जाएगा 47, तो 47x हो जाएगा। इधर देखिए ऋण 160 ऋण 12, तो उसको जोड़िए तो 160 और 12 को जोड़ेंगे कितना आएगा जी 172 आएगा, और बड़ी संख्या के सामने में ऋण है तो ऋण 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 क्या होगा धन, तो 12 160 जोड़ो 172 आएगा, बड़े संख्या के सामने में ऋण है तो ऋण बराबर क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं इसी को, है ना। अब ऋण एक्स स्क्वायर वहीं पास है, धन 47 एक भी वहीं पास है, ऋण 172 को इस साइड पक्षांतर कर दीजिए तो 360 धन 172 हो जाएगा ना। मतलब तो ये ऋण 172 दिख रहा है अपने को, यहाँ देखिए 160 और 12 को जोड़े 172 आया, ऋण ऋण धन होता है इसलिए जोड़े हैं, बड़े से सामने में ऋण है तो ऋण लगाए। अब देखिए यहाँ पास अब इसको पक्षांतर किए हूँ, ऋण में है तो ऋण में आया तो इधर क्या हो गया धन में आके 172 जुड़ गया, इधर धन एक 360 यहीं पास है और ऋण 100 जो 72 था उसको पक्षांतर किया हूँ तो धन 172 आया। ठीक है, अब इधर हल करते हैं, ऋण एक्स स्क्वायर धन 47x बराबर कितना हो जाएगा जी, यह हो जाएगा अपना 532। ठीक है, 360 और 172 को जोड़ेंगे तो 532 प्राप्त हो जाएगा, बड़े धन है तो धन। आइए देखते हैं ऋण एक्स स्क्वायर धन 47x, अब 532 को इस सही पक्षांतर तो 532 धन में है और इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा ऋण 532 बराबर 0। अब ऋण सामने में है, ऋण के साथ अंदर में गुना कर दीजिए तो चिन्ह में पूरा परिवर्तन हो जाएगा, ऋण 47x हो जाएगा, यहाँ ऋण है वो धन होके 532 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, ऋण ऋण के साथ अंदर में गुना, ऋण के साथ गुना। ठीक है, और यहाँ पक्षांतर हुआ है, ऋण 172 को पक्षांतर किया हूँ तो धन 360 के साथ जुड़ा तो 532 आया, और 532 को इस तरफ पक्षांतर किया हूँ तो ऋण 532 हुआ। अब उसके बाद जो ऋण है वो सामने में उसको ऋण के साथ अंदर में गुना किया हूँ तो यह यहाँ पास क्या है ऋण है वो धन हो गया, यहाँ धन था वो ऋण हो गया, यहाँ ऋण था वो धन हो गया, ये अपना समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसका गुणनखंड कर दीजिए, क्या कर दीजिए 532 का गुणनखंड, आइए करते हैं 532 का गुणनखंड। तो आइए देखते हैं गुणनखंड। अब 2 से हम लोग भाग दिए 532 को, सम संख्या इसलिए तो 266 आया। अब फिर 2 से भाग दिए हम लोग 266 सम संख्या इसलिए 133 आया। अब 133 को किससे भाग देंगे, तो यहाँ पास अपने को 5 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, है ना, 6 से भी नहीं जाने वाला है, तो जा रहा है अब 133 किससे जा रहा है 7 से जा रहा है, देखना ध्यान से। ठीक है, आप लोग भी हल करके देखना, है ना। तो यहाँ देखिए 6 से नहीं जा रहा, देखिए 6 दूनी 12, एक बचा 13 हुआ, तो कहाँ जा रहा है 6 दूनी 12, आखिर एक तो बच ही रहा है, 7 से जाने वाला है, 7 एक कम 7, 13 में 7 घटाओ कितना आएगा 6 और ये 63 हो गया, यहाँ 63 हो गया ना जी, और 9 7 63, तो हमको 19 मान प्राप्त हुआ, और 19 एकम 19। इस प्रकार अपना जो है ना गुणनखंड करने की विधि, इसको क्या बोलते हैं महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक। तो इस प्रकार आइए देखते हैं। अब अपने को लाना है ऋण 47x, क्या लाना है ऋण 47x लाना है, तो इधर को हल कीजिए 19, ठीक है, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, ऋण ऋण लगा दीजिए आ जाएगा। ऋण ऋण क्या होता है जी धन, 28 में 19 को जोड़ो 47, बड़ी संख्या के सामने में ऋण है तो ऋण, ये आ गया ना अपना मान ये। ठीक है, ये रफ कार्य है, हमको 532 का क्या निकाले हैं हम लघुत्तम निकाले हैं, है ना।
तो हमें लघुत्तम निकाले तो ये 532 का लघुत्तम निकाले 266 हुआ, 2 का फिर भाग दिए 133 आया, फिर 7 से जाएगा 19 आया, 19 से कम 19। अब देखिए यहाँ 19 और 28 दोनों को जोड़िए क्या होगा, 47 आएगा, बड़े संख्या सामने में ऋण है तो ऋण। तो अपना मध्य पद क्या आ गया जी, मध्य पद को गुणनखंड करना है ना, मध्य पद लाना है, तो 28 दोनों को जोड़ो तो 47 एक से आ जाएगा, बड़े संख्या सामने में ऋण है तो ऋण। तो इसी को यहाँ पर लिख दीजिए। और ये कहाँ से आया, यहाँ से देखिए 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 ये, और 19 है तो 19। ठीक है, इस प्रकार x स्क्वायर ऋण 28 x ऋण 19 x धन 532 बराबर 0। ठीक है, आप लोग का जो गुणनखंड है वह पीछे कभी नहीं छोड़ेगा, याद रखना। ठीक है, तो गुणनखंड ध्यान से समझने का प्रयास करिए। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 47 बड़े से सामने में ऋण है तो ऋण 5, और दोनों का गुणा कीजिए 532 आएगा। ठीक है, यहाँ से कॉमन निकाले, अंदर में क्या बचेगा, 1 ऋण 28, ऋण 19 को कॉमन निकालो, इधर अंदर में क्या बचेगा, 1 ऋण 28 बराबर 0। ठीक है, समझ आया ना। 1 और 1 से गुना किए x स्क्वायर, ऋण है तो ऋण, 28 और 1 से गुना किए तो 28 x आ गया। ऋण 19 को कॉमन लिए, 1 ऋण 28 कहाँ से आया, 19 और 1 से गुना किए तो 19 x ऋण है तो ऋण, ऋण क्या हो जाएगा, धन 19 और 28 से गुना किए 532। समझ आया ना। फिर गुना देखते हैं, 1 से 1 से गुना किए x स्क्वायर ऋण है तो ऋण, 28 और 1 से गुना किए तो 28 x आया। ठीक है, ऋण 19 x, तो 19 और 1 से गुना किए तो 19 x ऋण है तो ऋण, ऋण और ऋण का गुना किए तो यहाँ पर धन आया, और 28 और 19 का गुना किए तो 532 आया। इस प्रकार अपने को गुणनखंड करना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ देखिए, यहाँ जो रहता है वही पीछे साइड भी रहता है, आप लोग भूलना मत कभी भी। ठीक है, ये जो नियम रहता है 1 ऋण 28, जैसे कोई भी यहाँ पर जो पहला में रहता है वही पीछे में भी लिखा जाता है, ये ध्यान देना। तो अपना गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हुआ, 1 ऋण 28 और 1 ऋण 19 बराबर 0 आ गया ना। 1 ऋण 28 और 1 ऋण 19, देखिए 1 ऋण 28 ये एक, और 1 ऋण 19 है दूसरा गुणनखंड। तो ये हमें 2 गुणनखंड प्राप्त हुआ। तो आइए देखते हैं, एक ठो आ जाएगा 1 बराबर 28, है ना, और एक ठो हो जाएगा 1 बराबर 19। ठीक है, तो अतः करके हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, अपना एक ठो आंसर आ रहा है 1 बराबर 28, पक्षांतर कर दीजिए। 1 ऋण 28 है तो पक्षांतर किए 1 बराबर 28 आया, और एक ठोक है अपना 1 ऋण 19, है ना, 1 ऋण 19, 1 ऋण 19 है, पक्षांतर किए तो 1 बराबर 19 आया। तो अतः अंग्रेजी में प्राप्तांक x बराबर क्या है जी, 19 है। ठीक है, अंग्रेजी में प्राप्तांक x बराबर क्या है, 19 है। ठीक है, तब गणित में प्राप्तांक क्या हो जाएगा, ठीक है, तो गणित में प्राप्तांक क्या हो जाएगा जी, y बराबर 40 ऋण x, समीकरण 1 से। तो 40 ऋण x का मान कितना है, 19, तो 40 में 19 को घटाइए, y बराबर 21। ठीक है, तो आप लोग समझना ध्यान से, है ना। अतः अंग्रेजी में प्राप्तांक x बराबर 19 है, मान लीजिए, माना लिए थे ना, तब अंग्रेजी में प्राप्तांक x बराबर 19 यहाँ से, है ना। अपना मान आया है x बराबर 28, x बराबर 19 आया है, ध्यान से समझना। ठीक है, पक्षांतर किए तो अंग्रेजी में मान लीजिए x बराबर 19 को अंग्रेजी प्राप्तांक x बराबर 19 लेते हैं, तब गणित में प्राप्तांक y बराबर 40 ऋण x, समीकरण 1 देखना आप लोग, है ना। तो y बराबर 40 ऋण x लिए थे ना, माना करके, तो y बराबर 40 ऋण x, तो y बराबर 40 ऋण 19, x के मान रखेंगे ना 19, तो 40 में 19 घटाओ 21 आएगा, तो y का मान आ गया अपना, क्या आ जाएगा, 19। यही हमारा गणित में क्या है, प्राप्तांक है। ठीक है, और किसी को और आगे बढ़ाते हैं, मान लो 28 लेते हैं, चलो आइए देखते हैं फिर 28 लेकर, मान लीजिए, है ना। अब अंग्रेजी में 119 लिए, तो तब गणित में प्राप्तांक क्या हो जाएगा, y बराबर 21। और यदि हम तथा जब अंग्रेजी में प्राप्तांक x बराबर क्या लेते हैं, 28, तब गणित में क्या हो जाएगा जी, तब आप लोग उत्तरमाला में भी अपना आंसर मिला के देख लेना। ठीक है, क्या सही आया है कि गलत, गलत आता है तो आप लोग कमेंट में बताइए, हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन मेरे को लगता है गलत नहीं आया है। अतः जब अंग्रेजी में प्राप्तांक x बराबर 19, तब गणित में प्राप्तांक y बराबर 40 ऋण x हो जाएगा, तो y बराबर 40 ऋण 19, 21 आया गणित में। तो उसको 19 नंबर अंग्रेजी में मिला था और 21 नंबर गणित में मिला था। तथा जब अंग्रेजी में प्राप्तांक x बराबर 28 लेते हैं, यहाँ से देखिए, अब ये वाला 28 लेते हैं, जब अंग्रेजी में प्राप्तांक वो, है ना, जब वो अंग्रेजी में पाया रहता है 28 x बराबर, तो गणित में कितना पाया रहेगा, y बराबर 40 ऋण x। ठीक है, समीकरण 1 से, तो y बराबर 40 ऋण x, तो x की जगह क्या रखूंगा, 28, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना, y बराबर 12। मतलब ये हमारा दोनों आंसर सही है। ठीक है, ये भी सही है अपना अतः वाला, और तथा वाला भी दोनों क्या है, सही है। यदि हम 19 लेंगे प्राप्तांक, तो गणित में वो 21 नंबर पाएगा। यदि अंग्रेजी में प्राप्तांक 28 पाया है, तो गणित में 12 पाएगा। इस प्रकार दोनों का जो अपना प्राप्तांक है ना, कमल का जो प्राप्तांक है अंग्रेजी और गणित का, इस प्रकार यह सिद्ध होता है। ठीक है, आइए फिर थोड़ा सा समझ कर बनाते हैं सवाल।
देखिए यहाँ आपने वो गणित और अंग्रेजी में कमल के प्राप्तांक याद करना था, तो माना कमल के अंग्रेजी का प्राप्तांक 100 तथा कमल के गणित का प्राप्तांक y, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है दोनों का योग 40, तो 1 से धन y बराबर 40, तो y बराबर क्या हो जाएगा जी 40 इन 1 से समीकरण एक बना दीजिए, मतलब है ना, 1 को पक्षांतर कर दीजिए। अब प्रश्न के अनुसार देखते हैं, अब आगे बोल रहा है कि जो गणित विषय में उसके प्राप्तांक पहले की तुलना में 3 अधिक था। अच्छा, तो गणित में वो क्या था, ये गणित है, ये गणित है, ये y बराबर 40 इन 1 से गणित है, तो इसमें पहले की तुलना में 3 अधिक, तो 3 से जोड़ दीजिए, जुड़ गया। उसके बाद बोलता है अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक पहले की तुलना में 4 कम, तो पहले अंग्रेजी में प्राप्तांक कितना है 100 है, तो उसमें 4 कम तो -4 हो जाएगा। उसके बाद बोलता है 4 कम हो जाए तो उसके दोनों विषयों के प्राप्तांक का गुणनफल, अब दोनों विषय क्या है, ये गणित है और एक अंग्रेजी है, दोनों विषय का गुणनफल, तो ये गुना हो जाता है, ठीक है। ये कम मतलब माइनस और अधिक मतलब जोड़िए, और दोनों विषयों के प्राप्तांक का गुणनफल 360 हो जाता है, तो दोनों गुणनफल क्या हो जाता है 360 हो जाता है। अब इसी को अपन हल करेंगे, तो यहाँ देखिए x के साथ गुना किए इतना को, तो हमें 40 x ऋण x स्क्वायर धन 3x आया, ऋण 4 के साथ इतना को गुना किए तो हमको ऋण 160 धन 4x ऋण 12 बराबर 360 प्राप्त हुआ। जब हम जोड़े घटाए, है ना, यहाँ 40x 4x 3x को जोड़े 47x, ऋण x स्क्वायर अपनी जगह में, ऋण 160 ऋण 72 को जोड़े, ऋण 12 को जोड़े तो 172 आया, बड़े संख्या के सामने ऋण है तो ऋण, और यहाँ ऋण क्या होता है धन, इसलिए जुड़ा है, बराबर 360 अपनी जगह में, ठीक है। इस प्रकार अपना जो हल है, इधर माइनस है इसलिए इसको अंदर में क्या कर दीजिए, हम लोग गुना कर देंगे, है ना, तो पूरा जो चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, x स्क्वायर ऋण 47 x धन 532 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ लिखा हूँ ना, ऋण के साथ अंदर में ऋण के गुणा, तो ऋण के साथ अंदर में गुना किया हूँ तो चिन्ह पूरा परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ हम लोग क्या किए थे, ऋण 172 को 360 में पक्षांतर करके जोड़े हैं तो 532 आया, और 532 को इस साइड पक्षांतर किया हूँ तो ऋण 532 आया है, ठीक है। अब गुणनखंड किए, तो अपने जब गुणनखंड किए, है ना, लघुत्तम निकाले 532 का, तो हमें 28 और x बराबर 19 और x बराबर 28 प्राप्त मान हुआ, है ना। यहाँ से लघुत्तम निकाले तो, और उसके बाद अपन अंग्रेजी में प्राप्तांक 119 पाए हैं तो गणित में 21 पाएगा, यदि अंग्रेजी में 28 पाया रहेगा तो गणित में 12 पाएगा। इस प्रकार दोनों आंसर हमारा क्या है, सही है। आप लोग भी और सवाल को हल करने का प्रयास करना, आप लोग को ऑटोमेटिक समझ आएगा। और यह जो वीडियो है थोड़ा से डिफिकल्ट है लेकिन बहुत ही अच्छा है, एक बार यदि हम समझ जाएंगे तो हमारा जो सवाल है वह बन जाएगा। यह उदाहरण क्रमांक 6 में भी दिया है, तो इस प्रकार आप लोग यह जो सवाल है उसको बनाइए, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।